हेलो स्टूडेंट्स, जे एकेडमी का यूट्यूब वीडियो लेक्चर क्लास में वेलकम है। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले क्लास में कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि कैपेसिटर उस डिवाइस को कहते हैं जो चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है। इस सब पर हमने डिस्कस किया था। फिर हमने बताया था कि अगर कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट किया था, अगर दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम नहीं हो या एयर हो या वैक्यूम हो तो कैपेसिटेंस हमने उसमें निकाला था। हमने फार्मूला उसका ड्राइव भी किया था, C=ε0A/d। आज इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब को दोनों प्लेट के बीच में रख दिया गया। अब बात है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या हुआ। तो देखो, ये स्लैब है, एक स्लैब है, एक रेक्टेंगुलर शेप है। स्लैब कहने का मतलब है जैसे आइस स्लैब देखते हो, उसी तरह ये स्लैब है और इसका थिकनेस क्या है, T है। तो ये दोनों प्लेट के बीच में इसको थिकनेस T वाला जो स्लैब है उसको मैंने इस तरह से रख दिया। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे उसका कैलकुलेट होगा, उसको अभी हम ड्राइव करने जा रहे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछता है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इसको, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया, तुम देख लो उसका थिकनेस कितना है, T है। उसको उन दोनों प्लेट के बीच में रख दिया गया। तो हमारा क्या कैपेसिटेंस होगा, सो निकालना है। तो सबसे पहले देख लो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, नाम दे दिया है प्लेट का A और B। A हमारा पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। तो तुम्हें मालूम है प्रिंसिपल जो बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, कि प्लेट B पर इंड्यूस चार्ज नेगेटिव डेवलप हुआ और फिर मैंने ग्राउंडिंग कर दिया तो वो जो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया ग्राउंड से। अब अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रहता तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। दोनों प्लेट के बीच में इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट हो रहा है तुम देख लो, E0 है। वह इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस के लिए, मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया उसके अंदर में, तब क्या होगा। तो देखो, जैसे ही स्लैब को डाला तो मैंने तो बताया था कि डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होते हैं उसके अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं। तो भाई जब पास किया तो इसमें जो हमने फिनोमेना एक बताया था, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, अभी बहुत डिटेल से उसको हम नहीं बताने जा रहे हैं, जो प्रीवियस टॉपिक में उसका डिस्कशन हुआ है उसको देख लेना, कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण क्या हो रहा है कि इसमें इंड्यूस चार्ज डेवलप हो गया। कैसा, तो तुम देख लो कि डाइलेक्ट्रिक का जो राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, नेगेटिव डेवलप हो गया। अब जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस चार्ज डेवलप हो रहा है अंदर में, स्लैब के अंदर में, तो इसका मतलब उसके अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर गया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EP कहते हैं। देखो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EP है। और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EP है तुम्हारा, वो क्या हो रहा है, उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। E0 का वो क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। देख लो, वो राइट साइड में आ रहा है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है, उसका वो अपोजिट है। तो फिगर देख लो तो, उसके बाद फिर हम आगे अब इसमें कैलकुलेशन करेंगे, उसको नोट कर लो। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि E0 क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्री स्पेस के लिए, और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट हो गया, EP। तो एक लाइन इसमें हम लोग लिख लेते हैं, ये नोट कर लिए होंगे, इसको हम लिख देते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, induced electric field EP is produced in a slab. Why dielectric slab?
अब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इज अपोजिट टू ई नोट। माने ये जो फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ या एयर के लिए जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट हो जा रहा है हमारा। अब यहाँ पर दो बात आ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है ईपी, तो इसका मतलब इसके अंदर में रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ। तो भाई ऊपर ई नोट है, यहाँ ईपी है, तो कितना वो रिड्यूस्ड कर गया, तो ई नोट माइनस ईपी हो गया, तो उसको कहा जाएगा रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्ट पोलराइजेशन में पढ़े होगे, द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हो जाएगा ई नोट माइनस ईपी। देख रहे होंगे इसको, क्यों, क्योंकि तुम्हारा जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो ई नोट हुआ, और जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी हुआ, तो कितना वो घटा डायरेक्ट पहले के अपेक्षा, तो जाहिर सी बात है ई नोट माइनस ईपी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डाल देने से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कमी आ रही है, फील्ड लाइन में तो कमी होगा, तो कितना हुआ, तो ई नोट माइनस ईपी, इसी को कहा गया रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट माइनस ईपी। नेक्स्ट, अब हमको दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो देखो ये जो अगर हमने रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो डेवलप हो रहा है कितना रीजन में, तो टी थिकनेस है वहां, और ये जो डिस्टेंस जो बच रहा है फ्री स्पेस इतना दूर तक, तो हमारा रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो फ्री स्पेस के लिए जो डिस्टेंस बचेगा ई नोट के लिए उसका रीजन क्या होगा, डी माइनस टी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इन रीजन ऑफ थिकनेस टी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट इज एग्जिस्ट इन रीजन ऑफ थिकनेस डी माइनस टी। अब उन दोनों के कारण हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे लिख सकते हैं, द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ electric field is exist in a region of thickness T and electric field E naught exist in a region of thickness D minus T। इसका मतलब हो रहा है कि रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट किया टी थिकनेस में, और ई नोट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उसका रीजन कितना हो जाएगा, डी माइनस टी। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स V इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं V बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया, डी माइनस टी, प्लस रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो उसका थिकनेस कितना हो गया, टी। क्लियर, V बराबर ई इनटू डिस्टेंस हुआ, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट लिया तो डिस्टेंस कितना है, डी माइनस टी हुआ, और रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कहा वो रीजन में कितना हो रहा है, टी थिकनेस है, तो मैंने लिख दिया ई इनटू टी। अब देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस में और मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है ई नोट डिवाइडेड बाय ई।
तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इधर लिख देते हैं कि बट के इज इक्वल टू होता है ई नोट बाई ई, इसलिए ई बराबर क्या लिख सकते हैं, ई नोट बाई के, ई इज इक्वल टू ई नोट बाई के लिख सकते हैं। अब उस ई का वैल्यू वहां मैं पुट कर दूंगा, बहुत आसान डेरिवेशन है ये, बहुत आसान डेरिवेशन है ये, इसको देख लो, नोट कर लो। हाँ, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो अब देखो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई के जगह लिख सकते हैं ई नॉट बाई के। अब यहाँ देखो ई नोट दोनों में है तो उसको कॉमन ले लेते हैं हम लोग, दोनों में ई नोट है ना, इसको कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन ले लिया ई नोट तो ब्रैकेट में हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के ना, टी छूट गया था, टी बाई के अब देखो दोनों प्लेट ये कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग प्लेट के लिए मैंने बताया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। फॉर कंडक्टिंग प्लेट के लिए, फॉर कंडक्टिंग प्लेट्स ई नोट इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज कितना वैल्यू होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ई नॉट इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये इसका वैल्यू हुआ। अब क्या करोगे, इस ई नॉट का वैल्यू तुम वहां पर पुट कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा, v का वैल्यू निकल जाएगा हमारा। नोट कर लो पहले। देखो YouTube से वीडियो देखने के लिए और उससे सीखने के लिए बार बार देखना होगा वीडियो, एक बार में तो क्लियर नहीं होता है, तो 2 बार वीडियो को देखो, 2 बार देखोगे उसके बाद जो नोट्स भेजा जा रहा है नोट्स को पढ़ो और वीडियो को देखो तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। मैंने नोट्स भी PDF में दे दिया इसका, तो नोट्स को भी देखो और वीडियो को भी देखो, एक्सप्लेन इसमें कर दे रहे हैं हम नोट्स को। अब देखो मैं ई नोट का वैल्यू वहां पुट कर दूंगा, तो स्टूडेंट उसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर में d माइनस टी प्लस टी बाई। और देखो तुम पढ़े होगे पिछले वीडियो में देखा होगा q इज इक्वल टू सी भी मैंने कहा था, तो c इज इक्वल टू क्यू बाई भी, उसमें v का वैल्यू पुट कर देंगे तो c निकलना जाएगा। तो इधर मैं लिख देता हूं बट q इज इक्वल टू सी भी, इसलिए c इज इक्वल टू क्यू बाई भी, देन c इज इक्वल टू, अब v का वैल्यू पुट कर दो यहाँ, q बाई ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई के, क्यू कैंसिल हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई d माइनस टी प्लस टी बाई ए, हमारा ये रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन 1 दिए होंगे तो इसको 2 दे देना, नोट करो इसको। तो नोट कर लिए होंगे आप, इसको हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो
ये जो इक्वेशन 2 निकला, यही निकला कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब को उन दोनों प्लेट के बीच में रखा जाता है। यही इक्वेशन 2 हमारा रिप्रेजेंट्स कर रहा है। इक्वेशन 2 represents capacitance of parallel plate capacitor compound dielectric slab is placed दो प्लेट के बीच में अगर कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला गया तो कैपेसिटेंस का जो रिलेशन आया, क्या आया, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय टी माइनस टी प्लस टी बाई के। के क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका। अब देखो केस यहां पर आता है कि अगर जो तुमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला उसका थिकनेस और ये जो डी डिस्टल दोनों बराबर हो जाए, इसका मतलब जैसे ये डिस्टल था तो ये डिस्टल मान लो कि इतना चौड़ाई हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ पूरा भर जाता है डिस्टल यहाँ तक ऐसे रखा रहेगा, तो वैसा सिचुएशन में तुम्हारा कैपेसिटेंस वही हो जाएगा जो मैंने एयर के लिए बताया था, वही रिलेशन आ जाएगा। तो देखो खाली के उसमें यूज हो जाएगा। इसका मतलब एक तरह से इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक पाउडर के रूप में पूरा भरा हुआ है, हो सकता है मे भी लिक्विड के रूप में पूरा भरा हुआ हो। तो वैसा केस के लिए चलते हैं हम लोग कि डिफरेंट केसेस लिख लेंगे इसको, डिफरेंट केसेस। केस 1, इफ D इज इक्वल टू T तो C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A, D बराबर T तो 0 हो गया, और T के जगह D लिख देते हैं तो K ऊपर चल जाएगा। देखो यहाँ से D माइनस T, तो T के जगह D लिख दो तो ये 0, अब यहाँ D लिख दिए तो K ऊपर चला गया। तो देखो वही फॉर्मूला आ गया जो मैं पहले बताया था। ये जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को मैंने कहा था पूरा फील्ड कर दो दो प्लेट के बीच में, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताया था K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो देखो वही रिलेशन आ गया। केस 2, केस 2 में कहते हैं अगर मान लो कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड, तो कंडक्टिंग स्लैब उसका भी थिकनेस T है, जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब था तो वैसा ही कंडक्टिंग स्लैब को डाल दिया और उसका भी थिकनेस T है, तो फिर क्या होगा। तो देखो अगर कंडक्टर को डाल दोगे, कंडक्टिंग स्लैब को डाल दोगे, तो तुम्हें मैंने बताया था कि कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो कंडक्टर के लिए जब इन्फिनिटी होगा तो K का वैल्यू इन्फिनिटी 1/∞ 0, तो फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T होगा। तो फॉर कंडक्टर हम लिख सकते हैं कंडक्टर K इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसलिए C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T। ये फाइनल, क्योंकि K का वैल्यू इन्फिनिटी तो 1/∞ 0, तो C बिकेम एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T। तो ये कंप्लीट आंसर हुआ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये बहुत ज्यादा चांस है कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम में ये आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को तुम बार बार प्रैक्टिस करना। मैंने नोट्स भी तुमको दिया है PDF में, नोट्स को देख लेना। और वीडियो को नहीं नोट्स समझ में आएगा, वीडियो को तुम 2 बार 3 बार उसको देखना और उसको प्रैक्टिस करना। एग्जाम में इसको क्वेश्चन के लिए 90% चांस है कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अगला वीडियो में कैपेसिटर में मिलेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम का हम लोग इसके बाद का जो वीडियो आएगा कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। ठीक, थैंक यू।